गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गैसों का विगमन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसों के परिवहन का माध्यम रुधिर यानी कि ब्लड है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के द्वारा होता है, और शेष जो 3% है ऑक्सीजन है उसका अभिगमन प्लाज्मा रुधिर में स्थित प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी के द्वारा होता है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन किया जाता है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। केवल 3% ऑक्सीजन का कोशिकाओं और प्लाज्मा के जल में घुलित रूप में परिवहन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, प्लाज्मा में घुलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर के PO2 के समानुपाती होता है। चूंकि ऑक्सीजन की जल में घुलनशीलता कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा घुलित रूप में परिवहित हो जाता है। रुधिर के द्वारा परिवहित ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ही फेफड़ों से ऊतकों में परिवहित होता है। जब फेफड़े की कोशिकाओं में PO2 अधिक होता है, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रूप से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये एक अस्थायी यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन अणु के हीम समूह में उपस्थित फेरस आयरन के साथ ऑक्सीजन अणु जुड़ता है। हीमोग्लोबिन अणुओं में 4 फेरस आयरन होते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं। लवण अपने फेरस रूप में ही बना रहता है, इसलिए इस संयोजन को ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाता, बल्कि कि ऑक्सीजनीकरण ऑक्सीजनेशन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंधुता pH तापमान और डाइफॉस्फोग्लिसरेट पर डिपेंड करता है, जबकि ऑक्सीजनित ब्लड ऊतकों में पहुंचता है और वहां पर PO2 कम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। इस मुक्त हुई ऑक्सीजन से में विसरित हो जाती है। ये मुक्त हुई ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों में विसरित हो जाता है, और ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन को अपचयित या ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन कहा जाता है ना। तो अगर समीकरण के रूप में इसको दिखाना चाहें तो Hb4 + 4O2 उच्च PO2 और निम्न उच्च PO2 में Hb4O2 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, और निम्न O2 में फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होने वाली मात्रा PO2 पर निर्भर करती है। PO2 जितना अधिक होगा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के द्वारा संतृप्तिकरण उतना ही अधिक होता है। जैसे जैसे ब्लड में PO2 बढ़ता है, ऑक्सीजन बंधित हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता भी बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता और PO2 के मध्य संबंध को एक वक्र के द्वारा, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इसकी आकृति S के समान होता है। इस वक्र को सिग्माइड वक्र कहा जाता है। इसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहा जाता है। इस वक्र में ये प्रदर्शित करता है कि PO2 कम होते ही HbO2 का वियोजन बढ़ जाता है, और इस वक्र के अनुसार PO2 95 मिलीमीटर Hg हो जाता है। तब 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के द्वारा संतृप्त हो जाता है। PO2 40 मिलीमीटर Hg पर 75% हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण, जबकि PO2 30 मिलीमीटर Hg पर हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता केवल 50% रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि PO2 में मामूली गिरावट से ही हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता में बहुत अधिक कमी हो जाती है, और ये वक्र CO2 तापमान, pH और डाइफॉस्फोग्लिसरेट में भी प्रभावित होता है। PCO2 में वृद्धि के कारण HbO2 से O2 की मुक्ति
सुनिश्चित हो जाती है और ऑक्सीजन Hb वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। इसको बोर प्रभाव, बोहर इफेक्ट कहा जाता है। ऑक्सीजन परिवहन में ये महत्वपूर्ण कारण माना जाता है और इस प्रभाव का कारण कार्बनिक अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 बना लेती है और ये अम्ल वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर लेते हैं। H2O प्लस CO2 H2CO3 हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3, ये हाइड्रोजन आयन शीघ्र ही Hb से संयोजन करते हैं और इसका कारण जो है वो Hb की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार कम दाब पर ऑक्सीजन मुक्त होता है और इस तरह का दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही ऑक्सीजन मुक्त होकर ब्लड से बाहर निकलकर विभिन्न ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। तो ये था ऑक्सीजन का प्रवाह। नेक्स्ट डे हम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे।